क्या हो गया है? पिछले 2 महीने में हमारे दीपू में थोड़ा बदलाव आ गया है। आप चिंता मत कीजिए। रात 11 बजे तक सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। मनीषा भी अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे दीपू की आवाज सुनाई दी। यह आवाज तो दीपू की लग रही है। वह अपने बेड से उठी और कमरे से बाहर निकली। आवाज दीपू के ही कमरे से आ रही थी। वो धीरे धीरे दीपू के कमरे की तरफ बढ़ती गई। दरवाजे पर पहुंचने पर उसे लिया हो भगवान। तभी दीपू ने उसको गुस्सैल नजरों से घूरा। दीपू का चेहरा इस वक्त एकदम सफेद दिख रहा था, जैसे कि वह कोई मुर्दा हो और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। अगर मेरे बारे में किसी से कुछ भी कहा तो जिस तरह इस पंछी का खून पिया है वैसे ही तुम्हारा भी पी जाऊंगा। यह सुनकर मनीषा का दिल दहल उठा। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर उससे निकलकर वहीं चीख को दबा दिया और भागकर अपने कमरे में पहुंची। उसने फटाक से दरवाजा बंद किया और लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज तेज चल रही थी। उसने खुद को संभाला और बेड पर अपनी चादर ओढ़कर लेट गई। सुबह के समय जब के सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मनीषा थोड़ी डरी डरी सी लग रही थी। मनीषा, क्या हुआ? तुम इस तरह चुप चुप क्यों हो? इस पर उसने बहाना बनाते हुए कहा, कुछ नहीं भैया, कल की मीटिंग के बारे में सोचकर थोड़ी टेंशन हो रही थी। टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। अरे रजनी, दीपू अभी तक क्यों नहीं उठा? अरे उठ जाएगा, आप शुरू तो कीजिए। दीपू बेटा आ जाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार होने वाला है। उसकी बात सुनकर दीपू अपने कमरे से निकला और किसी से बिना कुछ बोले ही कुर्सी पर बैठ गया। गुड मॉर्निंग बेटा। इस पर दीपू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ मनीषा को देख रहा था जो पहले ही रात वाली बात से डरी हुई थी। दीपू तुम भी खाना शुरू करो। ऐसा कहते हुए मयंक ने उसके आगे सैंडविच की प्लेट सरका दी, लेकिन दीपू ने उसे छुआ तक नहीं। रजनी ने अब उसके सामने एक डिश रख दी। दीपू ने उससे ढक्कन हटाया तो उसके अंदर चिकन रखा हुआ था। दीपू ने झट से लेग पीस उठाया और खाने लगा। यह देखकर मयंक हैरान रह गया। यह दीपू तो स्मेल से भी दूर भागता था, अब यह कब से मीट खाने लगा। यह भी ब्रेकफास्ट में इसे नजर मत लगाइए। वह भी ब्रेकफास्ट में उसे नजर मत लगाइए। आप हमारा बेटा बड़ा हो गया है, यह तो अब तीनों टाइम मीट खाता है। दीपू का बदला बिहेवियर और ऊपर से रजनी का इन सब बातों को लाइटली लेना मयंक को बहुत ही अटपटांग लग रहा था। और मनीषा तो पिछले रात से ही शौक में थी। दोपहर के टाइम मनीषा रजनी को खाना बनाने में हेल्प कर रही थी। रजनी कढ़ाई में तेल गर्म कर रही थी और मनीषा प्याज काट रही थी। मनीषा के दिमाग में भी दीपू की ही बातें घूम रही थी, इसीलिए ध्यान न रहने की वजह से उसकी उंगली पर एक कट लग गया और उससे खून निकलकर शिल्पा पर टपकने लगा। अरे मनीषा, यह क्या कर रही हो तुम? रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। यह कहकर रजनी किचन से बाहर निकल गई और अगले ही पल दीपू वहाँ पर आ गया। उसे देखकर मनीषा डर गई। वो मनीषा की कटी उंगली को बड़े ही अजीब ढंग से देख रहा था। मनीषा उससे डर के एक कदम पीछे ले रही थी और वह आगे कदम बढ़ाते हुए हल्के करीब पहुंच गया, वही जहां पर मनीषा का खून गिरा हुआ था और मनीषा के गिरे हुए खून को चाटने लगा। यह देख मनीषा का दिल दहल गया और वह तेजी से वहां से भाग निकली। दीपू सारे खून को चाटने लगा और उसकी आंख लाल लाल चमक उठी। मनीषा मयंक को यह बात बताने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। वह शाम होती ही अपने कमरे में गई और कुंडी लगाकर बेड पर बैठ गई। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी तो वह दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजे की दूसरी तरफ उसे दीपू की भयानक आवाज सुनाई दी, बुआ आपका खून मैंने जब से चखा है मुझसे सब नहीं हो रहा, मुझे आपका खून जी भर के पीना है। यह सुनकर मनीषा का शरीर थर थर कांपने लगा। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज को दबा लिया और आंसू बहाने लगी। लॉन में मयंक अभी भी अपने बच्चे दीपू के बारे में ही सोच रहा था। मुझे लगता है मुझे दीपू को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो इतना चुप चुप
तो नहीं रहता था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रजनी मुझसे कुछ छिपा रही है। रात के करीब 11 बजे मनीषा गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। कुछ देर के बाद उसके लगने लगा कि उसके हाथ को कोई काट रहा है। उसने आँख खोली तो पाया कि दीपू उसके सिरहाने बैठा है और वह मनीषा की उंगली से खून चूस रहा है। दीपू छोड़ो मुझे, मनीषा ने उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहा। बुआ, आपका खून और मांस दोनों बहुत स्वादिष्ट हैं, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता। मनीषा के मुंह से डर भरी एक चीख निकल गई। वह तो मनीषा की आवाज पर मयंक और रजनी मनीषा के कमरे में पहुंचे और वहां जाकर जो उन्होंने देखा, उनके दिल में खौफ भर आया। दीपू का शरीर पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। मनीषा बेड पर पड़ी तड़प रही थी। मयंक ने आगे बढ़कर मनीषा को उससे बचाना चाहा। मयंक और रजनी मनीषा को लेकर कमरे के बाहर निकले और उन्होंने कमरा बाहर से लॉक कर दिया। मयंक रजनी को सवालिया नजरों से देख रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे। अब बहुत हो गया, हमारा बच्चा एक शैतान कैसे बन गया? बोलो, क्या छिपा रही हो तुम मुझसे? अब रजनी ने हिम्मत करके मयंक को सच्चाई बतानी शुरू कर दी। 2 महीने पहले आप मनीषा के साथ बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे। आपके जाने के बाद अगले दिन भी कुछ बच्चों के साथ खेलने निकला था। बच्चे खेलते खेलते सड़क पर पहुंच गए और दीपू का एक कार से एक्सीडेंट हो गया। उसकी वही मौत हो गई और मुझे बहुत बड़ा सदमा लग गया था। मुझे यह भी होश नहीं था कि आपको और बाकी रिश्तेदारों को कॉल करके दीपू की मौत की खबर दूं। दीपू 5 साल की उम्र में मर चुका था, इसीलिए मोहल्ले वालों ने एक तय किया कि उसके शरीर को ये चिता में नहीं जलाया जाएगा, उसको दफनाया जाएगा। उन्होंने दीपू को दफना दिया। तब मैंने थोड़ा होश संभाला और मैंने कुछ कच्चा कलुआ साधना के बारे में बहुत पढ़ा था। उसके जरिए हम किसी भी बच्चे को जिंदा कर सकते हैं और उससे अपने काम करवा सकते हैं। लेकिन मैंने अपने ही बच्चे पर यह साधना की और उसे जिंदा कर दिया। लेकिन जिंदा होने के बाद दीपू में बहुत बदलाव आए, इसके बारे में आप जान ही चुके हो। विधि के हिसाब से कच्चा कलुआ एक न एक दिन आपके बस के बराबर जरूर होगा। मुझे नहीं पता था कि यह इतने जल्दी हो जाएगा। मयंक की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दीपू को यह अपना बच्चा समझ रहा था। वह असल में एक कच्चा कलुआ था और उसे ऐसा बनाने वाली उसकी माँ ही थी। वह कुछ कह पाता तभी कमरे का दरवाजा खुला। दीपू सामने से आया और मनीषा पर झपट पड़ा। छोड़ो मनीषा को बुआ, मुझे और खून चाहिए। आपका खून पीकर मेरी प्यास बढ़ गई, मुझे और खून चाहिए। वो मनीषा की गर्दन पर काटने की कोशिश कर रहा था। मनीषा की आंखें ऊपर को चढ़ी जा रही थी। तभी मयंक की नजर घर के मंदिर पर पड़ी। उसने शेरा वाली माँ का त्रिशूल निकाला और तेजी से कच्चे कलुए की कमर में गाड़ दिया। वो भयानक तरीके से चीखता हुआ मनीषा से अलग हुआ और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मुझे बचाओ मम्मी, मैं आपका दीपू हूँ। की आवाज बहुत ही भयानक थी और उन दोनों ने भी अपने दिल को मजबूत कर लिया था। उन्होंने मान लिया था कि यह उनका दीपू नहीं, कच्चा कलुआ है। यह दोनों उसको तड़पते हुए देखते रहे। कुछ ही समय में उसने पूरी तरह दम तोड़ दिया और उसका शरीर किसी मिट्टी के पुतले जैसा अकड़ गया। उन्होंने बाहर ले जाकर उसे घर के पीछे मैदान में गाड़ दिया।